हाथरस कांड को लेकर जो पहली जांच रिपोर्ट आई उसमें कल की पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया भी गया है कि वहां पे हुआ क्या, कैसे हुआ, क्यों भगदड़ मची। यह रिपोर्ट वहां के एसडीएम ने तैयार करके हाथरस के डीएम को दी। इस पहली रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस में सत्संग के दौरान पंडाल में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। सत्संग के बाद बाबा साकार हरि के दर्शन के लिए भीड़ बढ़ी। बाबा साकार हरि की गाड़ी के पीछे भक्त भागने लगे। बाबा साकार हरि के सेवादारों ने भक्तों से धक्का मुक्की की। धक्का मुक्की के बाद भीड़ में कई लोग नीचे गिर गए। इसके बाद भगदड़ शुरू हुई जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। हाथरस पहुंचे सीएम योगी ने भी यही बात कही। सीएम ने कहा कि बाबा के सेवादारों ने तो मामले को दबाने की कोशिश की और जब मामला बढ़ गया तो सेवादार वहां से भाग गए। सुनिए सीएम योगी को, फिर बताऊंगा कि बाबा साकार हरि हाथरस से कैसे निकला और कहां छुपा बैठा। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। जब इतना बड़ा आयोजन किया जाता है तो यह भी देखा जाता है कि भीड़ का मैनेजमेंट कैसे करना है। ज्यादा भीड़ आ गई तो फिर उसे कैसे संभालना है। आमतौर पर इस तरह के धार्मिक आयोजन में अनुमान से ज्यादा भीड़ आ ही जाती है और पहली जिम्मेदारी आयोजकों की ही होती है कि वो उस भीड़ को कैसे संभालेंगे। भीड़ के आने और जाने के लिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, लेकिन हाथरस में ऐसा कुछ नहीं था। हाथरस से यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए कि कैसे सत्संग में भक्तों की जान जोखिम में डाली गई। हम आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं। पहले देखिए, ये वो द्वार है, वो गेट है जहां से लोग अंदर जा रहे थे। बाबा के सत्संग में आए हुए लोग अंदर जा रहे थे, सत्संग में शामिल हुए थे। और एकमात्र गेट जहां से एंट्री भी और एग्जिट भी, और उस गेट को भी आप देखिए, ये गेट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं यहां पर पहुंचे हुए थे तो उनके प्रवेश और उनके निकासी का द्वार जो है वो कितना छोटा सा है, आप जरा अंदाजा लगाइए। और भगदड़ तो मचनी ही थी क्योंकि इतनी बड़ी संख्या को, इतनी बड़ी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए भी कोई नहीं था। लेकिन कल यहीं पर लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, लाशें यहां पर बिछी हुई थी क्योंकि गेट से निकलकर गाड़ी के पीछे लोग भागे थे बाबा के पीछे। यानी आयोजकों की लापरवाही का मामला तो क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन क्या यह कोई साजिश भी हो सकती है? इस पर लगातार बात हो रही है। अभी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा जा सकता। हालांकि इस पर अब राजनीति भी हो रही है क्योंकि हाथरस में जिस बाबा साकार हरि का सत्संग हुआ था उसकी राजनीतिक पहुंच भी थी। बाबा साकार हरि के पॉलिटिकल कनेक्शन के बारे में धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। बाबा साकार हरि और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की एक तस्वीर वायरल हो रही है। यह तस्वीर जनवरी 2023 की है जब बाबा साकार हरि के कार्यक्रम में अखिलेश यादव शामिल हुए थे और वहां पर लोगों को संबोधित भी किया था। अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर बाबा साकार हरि की तारीफ की थी। अखिलेश यादव ने लिखा था कि नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जब इस पर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो वो मीडिया को ही ज्ञान देने लगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कहा, फिर बताऊंगा कि कैसे इस मामले पर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, बीजेपी कितना घटिया काम कर सकती है। बीजेपी किसी भी नीचाई तक जा सकती है। बीजेपी का अगर आप, जैसे आप पत्रकार साथी हैं, अगर आप उनके मन की बात ना करो, मन मर्जी की बात ना करो, तो सबसे पहला काम होगा आपको नौकरी से निकालना और दूसरा काम होगा उस चैनल का बजट कम करना। ये कोई नई बातें हैं क्या? इसीलिए मैंने कहा था कि मंत्रिमंडल बदलेगा, मित्र मंडल बदलेगा। अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या, यहाँ खड़े हैं हम लोग। हाथरस में हुए हादसे पर राजनीति शुरू हुई तो अखिलेश यादव से लेकर प्रियंका वाड्रा सब एक्टिव हो गए। प्रियंका वाड्रा ने हाथरस में हुई घटना को पहले हुई घटनाओं से जोड़ दिया। प्रियंका वाड्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुमति से 3 गुना ज्यादा भीड़, मौके पर प्रशासन नहीं, भीड़ मैनेजमेंट का इंतजाम नहीं, भीषण गर्मी से बचने का कोई उपाय नहीं, कोई मेडिकल टीम नहीं, घटना के बाद एम्बुलेंस नहीं, मदद के लिए फोर्स नहीं, अस्पताल में डॉक्टर और सुविधाएं नहीं।
लापरवाहियों की इतनी लंबी लिस्ट, लेकिन किसी की कोई जवाबदेही नहीं। हाथरस में जो दुखद घटना घटी उसका जिम्मेदार कौन है? कभी पुल गिरने से, कभी ट्रेन एक्सीडेंट से, कभी भगदड़ से सैकड़ों मौतें होती। लीपापोती करने की बजाय सरकार का दायित्व होता है कि कार्रवाई करे और ऐसे हादसों को रोकने की योजना तैयार करे, मगर जवाबदेही तय होती नहीं है और ऐसे हादसे होते रहते हैं। यह बहुत दुखद स्थिति है। यह प्रियंका वाड्रा ने ट्वीट किया। इसी तरह अखिलेश यादव ने भी पूरी घटना के लिए यूपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार के पास सारी जानकारी होती है, फिर भी भीड़ के लिए कोई इंतजाम नहीं था। अखिलेश यादव को सुनिए, फिर बताऊंगा सीएम योगी ने अखिलेश के बयान का क्या जवाब दिया है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। हाथरस हादसे पर राजनीति करने वालों को सीएम योगी ने भी जवाब दिया। हाथरस में सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोगों की फितरत ही होती है कि वो इस तरह के हादसों पर राजनीति करते हैं। हर इंसान ये जानता है कि बाबा साकार हरि की तस्वीरें किसके साथ सामने आई हैं। सुनिए एक बार सीएम योगी। देखिए, कुछ लोगों की एक प्रवृत्ति होती है कि इस प्रकार के दुखद और दर्दनाक घटनाओं में भी वे राजनीति ढूंढते हैं, और ऐसे लोगों की ये फितरत है कि चोरी भी और सीना चोरी भी। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे। सीएम योगी ने जिन रैलियों की बात कही वो शायद यही थी। ये तस्वीरें लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैलियों की हैं। प्रयागराज, फूलपुर और आजमगढ़ में अखिलेश की रैलियों में जमकर हंगामा देखा गया। कहीं समर्थक आपस में भिड़ गए थे, कहीं समर्थकों ने मंच पर ही चढ़ने की कोशिश की। सीएम योगी का इशारा कहीं इन्हीं रैलियों की तरफ तो नहीं था कि हंगामा इन लोगों की रैलियों में होता रहता है और उससे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन यूपी में उपचुनाव भी है और उसके पहले राजनीति भी गरमाई हुई है और साजिश के एंगल पर चर्चा भी तेज हो गई। हादसे के बाद बाबा साकार हरि का पहला बयान आ गया है। कहा गया है कि हादसे में मृतक लोगों के परिजनों के साथ हमारी संवेदना है। परमात्मा से घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। बाबा साकार हरि ने हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। वो भी साजिश ही कह रहे हैं और कानूनी एक्शन के लिए एक वकील को भी नियुक्त कर दिया है। बाबा साकार हरि के वकील भी कैसे साजिश की बात कर रहे हैं, सुनिए जरा। जिस तरह से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत जब नारायण साकार हरि मंच से प्रवचन के बाद चले गए, उसके बाद एक साजिश के तहत षड्यंत्र जो भगदड़ मचाई गई है उसकी जांच हो रही है। अच्छी तरह जांच हो। हम उत्तर प्रदेश पुलिस की जांच, एसआईटी जांच, सरकार पर पूरा तरह से धन्यवाद करते हैं। हाथरस की घटना में कोई साजिश है या नहीं है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी जांच चल रही है। हाथरस हादसे में जो एफआईआर हुई है उसमें किस किस का नाम है वो भी आपको बताता हूं। एफआईआर में बाबा साकार हरि के मुख्य सेवादार वेद प्रकाश मधुकर का नाम है। अन्य अज्ञात आयोजकों और सेवादारों के खिलाफ भी एफआईआर हुई। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 लगाई गई। सेवादारों पर ही बाबा के सभी धार्मिक आयोजनों को संभालने की जिम्मेदारी होती है। ये सेवादार धार्मिक आयोजनों में प्रशासन को भी अंदर नहीं जाने देते थे, इसलिए आयोजन में भगदड़ मची और लोग मारे गए। तो पहली जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की बताई जा रही है। आयोजन में भगदड़ इसलिए मची क्योंकि आयोजन के बाद बाबा अपनी गाड़ी से जा रहे थे और गाड़ी के टायरों की धूल लेने की मारामारी हो रही थी, ये कहा जा रहा है। सुनिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी रिपोर्ट लेने के बाद हादसे के बारे में क्या बताया। कथावाचक के मंच से उतरने के बाद जीटी रोड में जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब
महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे, जिसके कारण दोनों ओर, जीटी रोड के दोनों ओर और जीटी रोड के अंदर भी ये सब हादसा वहां पर होता हुआ दिखाई दिया।